तो चलिए आज अपने भारतीय संविधान के अगले पार्ट पर बात करते हैं, जो कि भाग 3 है। इससे पहले 2 भाग तक कर चुके हैं हम लोग, नागरिकता तक। और आज भाग 3 है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और इसमें जो आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सभी टॉपिक्स हैं जिन पे धीरे धीरे करके चर्चा होगी। और इससे पहले जो चर्चा का विषय बनेगा, तो ये सभी तो उसके टॉपिक हो गए, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। सिर्फ आपको जो बड़े बड़े टॉपिक आएंगे वो आपका जैसे निलंबन हो गया, सामान्य वर्ग हो गया ना, और मौलिक अधिकारों के मूल वर्ग, विशिष्ट वर्ग, और न्यायपालिका की भूमिका मौलिक अधिकारों के सापेक्ष, है ना। तो ये आपके बड़े बड़े टॉपिक होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि अधिकार क्या होता है। ठीक है, अधिकार किसे कहेंगे। तो सबसे पहले एक बात जानते रहिए कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया। कारण क्या था इसका, आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बस ये जान लीजिए कि जो मौलिक अधिकार हैं, इसमें जो आपका संविधान का, जो अमेरिका का संविधान था, उसके मूल संविधान का हिस्सा नहीं था मौलिक अधिकार, और हमारे भारतीय संविधान का ये मूल हिस्सा बना था। ठीक है, तो चलिए अगली बात ये है कि अधिकार और आज़ादी। ठीक है, अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर क्या रहेगा, उस पर बात करते हैं। अधिकार क्या होता है कि जो आज़ादी, किसी भी प्रकार की जो आज़ादी है वो आपका अधिकार है, वो आपकी आज़ादी प्लस वैधानिक संरक्षण को अधिकार कहेंगे। और जो मौलिक अधिकार जिसे कहेंगे, यानी कि जो भी उसमें सुप्रीम होगा। अब देखो, अधिकार भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि जो एक छोटी सी लाइन जो यहाँ पे लिखी है रेड कलर में मेरे नोट्स पे, कि ये रहा कि सभी जो अधिकार होते हैं एक प्रकार के विधायी होते हैं, लीगल होते हैं ना। सभी अधिकार विधायी अधिकार होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब विधायी का मतलब क्या होता है कि सकारात्मक विधि या फिर वैधानिक अधिकार। इसके क्या मतलब होते हैं कि ऐसी विधियां, एक तो अधिकार ऐसे हैं कि जो जैसे संविधान में दिए गए हैं भाग 3 में, और कुछ अन्य भागों में भी वो अधिकार हुए जाके। ठीक है, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कुछ ऐसी विधियां हैं जो कि विधायी हैं, और जिसमें संविधान में कोई वर्णन नहीं है, संसद ने वो बनाए हैं। ठीक है, जिसे वैधानिक अधिकार या फिर विधायी अधिकार कहते हैं, सकारात्मक विधि। अब सकारात्मक विधि कहलाती क्या है कि वे विधियां जो विधायिका द्वारा निर्मित की जाती हैं, ठीक है, संविधान में, जिनका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता, इसके परिणाम स्वरूप किसी भी अधिकार का सृजन कर सकते हैं। यानी कि संसद में बैठ के ये लोग इनका सृजन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अधिकार पर। अधिकार क्या होता है। अधिकार यूँ तो हर प्रकार के अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार क्या करते हैं कि ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। ठीक है, अब अभी भी अगर इसमें अंतर ना समझ में आ रहा हो तो इसमें आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो किसी भी अधिकार का हनन होने पर, ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे अधिकार और मौलिक अधिकार पर। अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी भी अदालत में जा सकते हैं, और किसी भी अदालत का मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट है, या उससे नीचे जो भी न्यायपालिका कार्य करती है उससे। लेकिन जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें आप डायरेक्टली अधिकार के हनन होने से नहीं जा सकते। जैसे कि ज़मीनी विवाद होते हैं आपके। ठीक है, ज़मीनी विवाद आपको मालूम है कि आपका अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, जो ज़मीन से संबंधित मामला था उसे डाल दिया गया है 300 में। ठीक है, वो सिर्फ एक कानूनी अधिकार रह गया। कानूनी अधिकार का मतलब कि अगर ज़मीन से संबंधित कोई भी विवाद है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, पहले आप राज्य लेवल पे लड़िए, हाई कोर्ट में लड़िए। ठीक है, उसके बाद काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, उसके बाद आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन मौलिक अधिकार का, किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने से क्या होता है कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ,
सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकने से कि जैसे कि आपका अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आपकी जो जैसे कोई वैकेंसी है, ठीक है, ये जो उदाहरण बता रहे हैं ये कई बार आपने देखा होगा कि आपकी कोई भी वैकेंसी है, अगर उसमें कोई एक रिक्तियाँ रह जाती, मान के चलो 100, देखो अब एक नए पेज पे आपको बताते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना इसे। मान के चलो किसी भी वैकेंसी में टोटल 100 वैकेंसी आई। अब 100 वैकेंसी में क्या हुआ कि उन्होंने मेरिट बना के 90 को भर्ती कर लिया, ठीक है। अब 90 को भर्ती कर लिया और 10 को छोड़ दिया, ठीक है, जबकि मतलब जो कट ऑफ उठाई उन्होंने 100 लोगों की ही उठाई, लेकिन 10 लड़के नहीं पहुँचे, किसी कारणवश या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आई, तो जो भी हुआ तो उनको 10 को निकाल दिया, तो वो 10 रिक्तियाँ रह गई। अब 10 रिक्तियाँ रहने के कारण अब आयोग को चाहिए कि वो 10 रिक्तियाँ पूरी करे, लेकिन उन्होंने नहीं पूरी की, तो क्या करेंगे कि वो लोग जाएंगे, लड़के जाएंगे हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट जाएंगे तो ये उनका सीधे मौलिक अधिकार का हनन था, ठीक है। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उन पर डायरेक्ट सुनवाई होगी, ठीक है। आप इसके संबंधित में हाई कोर्ट जाएं या ना जाएं, सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं, वहाँ इस पर सुनवाई होगी कि ये 10 लड़के इन 10 लड़कों के बारे में आपने क्या सोचा। जबकि जैसे 2013 पुलिस की जो वैकेंसी थी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी 2020 में जो बचे हुए लड़के थे उनको नियुक्तियाँ दी गई, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का यहाँ से आप संबंध छोड़ सकते हो। तो चलिए आगे, आई होप अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा गया। अभी बात की थी कि जो मौलिक अधिकार है आपका वो आपके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब जैसे अधिकार है तो वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक होंगे, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार क्या करेंगे कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में मौलिक भूमिका यानी कि सबसे अहम भूमिका निभाएंगे, ठीक है। अर्थात व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेंगे। अब सर्वांगीण विकास क्या होता है, जैसे कि सामाजिक विकास है ना, जैसे कि सामाजिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया, सांस्कृतिक विकास हो गया, आध्यात्मिक विकास हो गया और दार्शनिक। मतलब इनमें से यदि आप कोई बनना चाहते हैं तो इससे कोई आप वंचित नहीं कर सकता। वंचित करने का अगर कोई सोचेगा तो उसके खिलाफ आप तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को क्यों शामिल किया गया। कारण ये था कि सरकारों की निरंकुशता को रोकने के लिए। अभी निरंकुशता क्या है ये अभी आगे आने वाले पॉइंटों में समझ आएगा कि सरकारों की निरंकुशता को रोकने के लिए और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये सब किया गया। अब क्यों किया गया, देखो कि हो सकता है जो सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया, ठीक है। कारण क्या हुआ कि हो सकता है कि जागरूकता के अभाव में लोग जो है अपने मूल अधिकारों के महत्व को ही ना समझें, ठीक है। अब इसको डिकोड करेंगे हम थोड़ी देर में, अभी बहुत अच्छे से ना समझें। इसलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया, ना कि सरकारों के लिए छोड़ा। अब इस छोटी सी लाइन का अर्थ क्या है, सीधा सा कि मान के चलो अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग कितना अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के या अधिकारों के बारे में कितनी जानकारी है जो संविधान में दिए गए, ठीक है। जब लड़के पढ़ रहे हैं उन्हीं को ही, पढ़ने वालों को ही अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, तो आप भारत की जनता से क्या विश्वास रखते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में क्या जानकारी होगी, है ना। अब आप लोग देखते हैं कि जो एक IAS होता है वो भी जनता का नौकर होता है, लेकिन आप देखते हो कि जब वर्दी में एक सिपाही होता है तो वो भी कितना रौब चढ़ता है जनता पे। लेकिन सही मायने में क्या है कि वो जनता का नौकर है। अगर जनता को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिका और भारत में क्या अंतर है, यही अंतर है कि वहाँ पर अमेरिका की जो जनता है वो बहुत जागरूक है, अपने अधिकारों, मौलिक अधिकारों और अन्य जो भी उसके सहायक हो सकते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए जो
निचले वर्ग तो नहीं कहेंगे, जो जानकारी के अभाव में लोग हैं, उनका शासन प्रशासन जो है कहीं कहीं पर जो है शोषण करता है। प्रशासन में शोषण होता है और जो बस चालबाज लोग होते हैं वो इसमें सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि अगर संविधान निर्माता अगर ना समझते उस समय के बारे में, तो क्या आज मौलिक अधिकार किसी को मिल पाता? आप देख सकते हो, आरक्षण उन्होंने डाल दिया, आरक्षण डाला था उन्होंने 2 4 10 साल 50 साल के लिए कि चलो 50 साल बाद भारत की स्थिति ठीक होगी तो आरक्षण हटा दिया जाएगा। बट कोई भी सरकार आरक्षण को नहीं हटा सकती। कारण क्या है? बस पॉलिटिक्स, वोट बैंक। ठीक है, अन्य सब पर हम जाना नहीं चाहते। कुल मिला के बस ये समझ लीजिए कि जो भी इनको ये था, ठीक है, मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ने का जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि अगर सरकारों के लिए वो छोड़ते तो संभवतः आज तक किसी भी भारतीय को मौलिक अधिकारों के बारे में मौलिक अधिकार नहीं दिए गए होते। ठीक है, चलिए अगली बात पर अपने बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार हैं, सबसे पहले इसकी संकल्पना कहाँ हुई थी? सबसे पहले इसकी संकल्पना हुई थी और ब्रिटिश संविधान में। ठीक है, इंग्लैंड के संविधान में सबसे पहले इसकी जो संकल्पना देखने को मिली थी, क्योंकि 1215 में जो ब्रिटेन के राजा जॉन प्रथम थे, उन्होंने एक मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, मैग्ना कार्टा को चार्टर कह सकते हैं, अधिनियम कह सकते हैं, अध्यादेश कह सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा का शुद्ध अर्थ जो होता वो होता महान काल। तो 1215 में उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो कभी कोई पूछे कि ब्रिटेन में क्या कहते हैं मौलिक अधिकारों को, तो ब्रिटेन में कहते हैं मैग्ना कार्टा या चार्टर, अमेरिका में बिल ऑफ राइट। ठीक है, और अपने भारत में कहते हैं फंडामेंटल राइट। तो चूंकि ब्रिटेन का जो संविधान था वो अलिखित था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके बारे में समझाएंगे, तो वो यही है कि ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है, इसलिए भारत ने अवधारणा अमेरिका से ली। अब क्या पता कभी दिमाग सनक जाए ब्रिटेन की संसद का और वो मौलिक अधिकारों को निकाल के बाहर करे, तो जहाँ से सॉलिड पॉइंट होने चाहिए वहीं से भारत ने पॉइंट लिए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब देखो, जो आपको ये मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है, इसे आपको याद रखना, ये कई बार पेपरों में पूछा गया है कि जो ये है मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध यानी सरकार के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं। अब कैसे ये हो सकता है? राज्य के विरुद्ध नकारात्मक और व्यक्ति के लिए सकारात्मक। अभी थोड़ी देर पहले जो उदाहरण दिया था नौकरी वाला, ठीक है, जैसे कि 100 वैकेंसी थी, 10 रह गई और उसके लिए लड़के चले गए कोर्ट। अब कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, लड़कों को नौकरी देनी चाहिए। तो राज्य के लिए क्या हुआ? नाक में दम हुआ, उसकी नकारात्मक हुआ। ठीक है, और व्यक्ति के लिए यानी लड़कों के लिए क्या हुआ कि उन्हें जो 10 वैकेंसी थी उसमें 10 लड़के सिलेक्ट हुए, यानी कि इन लोगों को सकारात्मक हुए। बस यही छोटी सी चीज़ें जाननी है, कई बार पेपरों में पूछा गया। ठीक है, अब आते हैं कि मौलिक अधिकार सामान्यतः व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त होते हैं, लेकिन हालांकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं, जैसे कि अनुच्छेद 17 हुआ, 15(2) हुआ और 23 हुआ, अनुच्छेद 24 हुआ, जो इस टाइप से जो कुछ और हैं, 5-6 अधिकार ऐसे हैं, आगे पढ़ाएंगे कि जो किसी व्यक्ति को राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध भी प्राप्त है। ठीक है, तो इन्हें याद रखना। आगे हालांकि कथन है, ये पूछे नहीं जाते एक दिवसीय एग्जामों में, फिर भी ग्रैंडविन ऑस्टिन है, इनका एक कथन है कि भारतीय संविधान में जो निहित मौलिक अधिकार हैं भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट का कथन ये कहा था कि भाग 3 व भाग 4 इन दोनों को अगर साथ में मिला दिया जाए तो संविधान की अंतरात्मा का निर्माण होगा। जब भाग 3 और भाग 4 आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 35% भाग है वो भाग 3 और भाग 4 पर ही निर्भर करता है पूरे संविधान का। सबसे बड़ी पार्ट है, थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो इस हिसाब से अगर दोनों मिल जाएंगे, यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व मिल जाएंगे, तो एक संविधान की अंतरात्मा का निर्माण होगा। ठीक है, तो आगे भाग 3 में क्या कहा गया कि वैधानिक रूप से न्यायोचित प्रकृति के होंगे और वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय होंगे, कानून के द्वारा लागू कराया जा सकेगा। और वहीं जब भाग 4 पे हम कभी बात करेंगे तो भाग 4 में इसमें
मेंशन नहीं किया, लेकिन भाग 4 में जहाँ पर भी देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि जहाँ भी भाग 4 होगा वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, या उन पे राज्य पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कोई कर पाएगा कि आपको ये करना ही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जो आएंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, तो वो आएंगे तो उन पे कोई भी प्रक्रिया न्यायालय से राज्यों पर नहीं डाली जा सकती। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकारों का जो वर्गीकरण है पहले ही बताया था, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो जो परिधि वर्ग है जिसमें परिभाषाएं वगैरह कुछ दे रखी हैं, तो वो अनुच्छेद 12 और 13 है। और जो मौलिक अधिकारों का मूल वर्ग है वो है उसके अंतर्गत जो क्या थे कि इनकी संख्या स्टार्टिंग में 7 थी। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मूल संविधान में इसकी जो संख्या थी वो थी 7, और 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 19(1)(f) और आर्टिकल 31(1) और 31(2) को हटा के 301 में जोड़ दिया गया था, 300 में। यही अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि अधिकार, और अब यहीं से जैसे संपत्ति का अधिकार आपका क्या कर दिया गया, एक अधिकार कर दिया गया मौलिक अधिकारों से हटा के। ठीक है, और जो वर्तमान में अधिकार हैं वो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। देखते हैं कौन कौन से। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। 14 से 18 तक जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं वो दिए गए हैं समता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। और जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं वो दिए गए स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। और अनुच्छेद 23 से 24 जो दिए गए हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और जो 25 से 28 तक दिए गए हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में जो दिए गए हैं सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। और जो अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद भी जो है, ठीक है, और जो 31 है वो हटा ही दिया गया। 33, 34, 35 भी रखे गए हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे इसमें आएंगे। ठीक है, तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और देखते रहिए, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है।